Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 7, The Great Uprising of 1857. बेटा ये जो ग्रेट अपराइजिंग है जो 1857 में हुई, इससे बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं वो अलग अलग नाम देते हैं। कुछ हिस्टोरियन इसे कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो कुछ इसे कहते हैं सिपाही म्यूटनी, तो कुछ इसे कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। बेटा ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि इस टाइम पहली बार हम इंडियंस ने अंग्रेज़ों को डराया, और ऐसा डराया कि इंडियन गवर्नेंस में बहुत सारे चेंज आए। मतलब जो ब्रिटिश क्राउन ऐसे समझता था ना कि भाई इंडियंस हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने उन्हें सरप्राइजिंग में दिखा दिया कि भाई आपको आपकी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, और फिर अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सौम्या से। सौम्या एक पोयम पढ़ रही थी, वो पोयम थी झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत अच्छी पोयम है, आप सबको पढ़नी चाहिए। तो सौम्या एक पोयम पढ़ रही थी जो थी झांसी की रानी। इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। झांसी की रानी पोयम किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और इस पोयम को पढ़ के वो बहुत इंस्पायर हुई, किससे? झांसी की रानी की ब्रेवरी से। जितनी बहादुर झांसी की रानी थी, जिस तरीके से वो अंग्रेजों से लड़ी, इससे सौम्या बहुत इंस्पायर होगी। और झांसी की रानी का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई। आप लोगों ने भी मूवी देखी होगी ना, मणिकर्णिका, जिसमें कंगना रनावत है, वही वाली मूवी की बात, मतलब वही झांसी की रानी। ठीक है। जो सौम्या थी वो और पढ़ना चाहती थी रानी लक्ष्मीबाई के रिगार्ड्स में, क्योंकि अभी तो सिर्फ उसने एक पोएम पढ़ी है, अभी वो और ज़्यादा जानना चाहती है झांसी की रानी को। ठीक है। वो उन सारी सर्कमस्टांसेस को जानना चाहती हैं जो उस टाइम में हुए, जिसकी वजह से झांसी की रानी ने अंग्रेजों से सीधे लड़ने का सोचा और लड़ी भी। ठीक है। अगर आपने मणिकर्णिका देखी होगी तो आपको कुछ आइडिया तो लग ही जाएगा कि भाई ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये क्यों हुआ, किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे हमारे किंग्स को परेशान किया करते थे। अब सौम्या पहुंचती है अपनी हिस्ट्री टीचर के पास कि भाई मुझे बताओ कि झांसी की रानी ने रिवोल्ट क्यों स्टार्ट किया, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से रिवोल्ट हमें करना ही पड़ा। बेटा मिड 19th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स अपने रूल को प्रॉपरली कंसोलिडेट कर चुके थे, प्रॉपर जमा चुके थे अपने राजपाट को इंडिया में। कब? मिड 19th सेंचुरी तक। मिड 19th सेंचुरी की हम बात करें तो बेटा हम किसकी बात करें? 1850s की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जब मैं 19th सेंचुरी बोलती हूँ तो इसका मतलब वो पीरियड है जो 1801 से स्टार्ट होकर 1900 पे ख़त्म होगा। क्लियर है? तो मिड 19s बोल रहे हैं, मतलब इन 1850s की बात करें, 1850s तक आते आते ब्रिटिशर्स प्रॉपरली इंडिया में अपने राजपाट को जमा चुके थे, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर चुके थे, कंसोलिडेट कर चुके थे। जो ब्रिटिशर्स थे इस टाइम तक आते आते इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट को डायरेक्टली रूल करने लग गए थे। मतलब इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट सीधे सीधे इन्हीं के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल होता था। कुछ और भी एरियाज थे यहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था। सम अदर एरियाज वर अंडर लोकल रूलर्स। कुछ एरियाज लोकल रूलर्स के अंदर थे, पर वो जो रूलर्स थे उन्होंने भी ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। वो ब्रिटिशर्स से कहते थे भाई हाँ हम मानते हैं आप महान हैं, हमें आप रूल करने दे रहे हैं, इसकी बड़ी कृपा है, आप जैसे चाहोगे हम वैसे ही काम करेंगे। तो ऑल इन ऑल बहुत बड़े एरिया को ये डायरेक्टली रूल करने लगे थे और बहुत बड़े एरिया पे ही इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे। मतलब कुछ लोकल किंग्स थे जो अपने एरिया को रूल तो कर रहे थे, पर फाइनली उन्होंने भी ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया हुआ था। मतलब बचे हुए एरिया को ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे। ऐसे ही एक रूलर थे बेटा, मुगल रूलर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन थे? एक मुगल रूलर थे जिनके ऊपर भी फाइनल कंट्रोल तो ब्रिटिशर्स का ही था। भले ही इन्हें ऐसे लगता हो कि भाई मैं मेरी एरिया को रूल कर रहा हूँ, पर इनडायरेक्टली इनके ऊपर भी किसका ही रूल चलता था? ब्रिटिशर्स का। ही हैड नीदर पावर नॉर टेरिटरी। ना ही तो उनके पास पावर थी और ना ही तो टेरिटरी थी। वो मुगल रूल जो इंडिया के मैक्सिमम पार्ट पे एक टाइम में रूल करने लग गया था ब्रिटिशर्स के आने के बाद, अब ना तो उसके पास पावर थी ना ही तो उसके पास टेरिटरी थी। ये किसका इमेज है बेटा? बहादुर शाह जफर।
बेटा अब हम पढ़ेंगे डिड यू नो सेक्शन। तो सेंट्रल दिल्ली में एक खूनी दरवाज़ा है, उसे खूनी दरवाज़ा क्यों कहते हैं वो आपको पता चल जाएगा। जब 1857 की अपराइजिंग हुई तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहादुर शाह टू के दोनों बेटों को भी और उनके ग्रैंडसन को भी, इट वॉज हेयर दैट द टू सन्स ऑफ बहादुर शाह टू के दोनों बेटे और उनके ग्रैंडसन, मतलब उनके अपने बच्चे और उनके पोते दोनों का ही मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर करता कौन है, मेजर हडसन, ब्रिटिश ऑफिशियल होता है हडसन, वो उनके दोनों बेटों को भी मार देता है, उनके ग्रैंडसन को भी मार देता है, और इस तरीके से किसका एंड हो जाता है, मुगल डायनेस्टी का। फिर बहादुर शाह के साथ क्या हुआ, देखो बहादुर शाह टू खुद अभी मर्डर नहीं किया, उनके दोनों बेटों को किया और उनके ग्रैंडसन को किया, तो फिर इनका क्या हुआ, तो इन्हें रंगून डिपोर्ट कर दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है बेटा, रंगून, बर्मा भेज दिया जाता है, जेल में, मतलब एग्जाइल में, जेल में बोल सकते हो आप, जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है 1862 में। क्लियर है। अब बेटा हम बैटल ऑफ प्लासी को पहले ही पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में। हम जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था। ये पहला मेजर बैटल था जो ब्रिटिशर्स के साथ में हमने लड़ा। तो बेटा कुछ याद आया बैटल ऑफ प्लासी, सच सच बताओ, याद आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो फिर से जाके उस चैप्टर को पढ़ो। बैटल ऑफ प्लासी में थे सिराजुद्दौला और विलेन थे मीर जाफर, ब्रिटिशर्स को साथ देते हैं, ब्रिटिशर्स सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, यही स्टोरी थी ना बैटल ऑफ प्लासी की। तो बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म होता है, हम इंडियंस की हार होती है, ब्रिटिशर्स की जीत होती है, और यहाँ ब्रिटिशर्स को मिल जाता है अपर एंड, और इस अपर एंड का ब्रिटिशर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट पे डायरेक्टली, एक अच्छे खासे पार्ट पे इनडायरेक्टली रूल करने लग जाते हैं, और अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को लगभग पूरे इंडिया में स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है बेटा। मिड 19 सेंचुरी आते आते तक, कब तक, मिड 19 सेंचुरी आते आते तक जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने इन्फ्लुएंस को इंडिया के मैक्सिमम पार्ट तक पहुंचा चुके थे, अपने प्रभाव को दिखा चुके थे। तो मिड 19 सेंचुरी आते आते तक तो ब्रिटिशर्स को पूरे 100 साल हो गए थे इंडिया में रहते रहते, इंडिया को परेशान करते करते। मतलब इन 100 सालों में इन्होंने चुन चुन के हर वो काम किया जिससे हम परेशान हो जाए। और सिर्फ बेटा हम नहीं, कॉमन पीपल नहीं, किंग भी परेशान है, क्वीन भी परेशान है, ज़मींदार भी परेशान है, पीजन भी परेशान है, ट्रेडर भी परेशान है। तो मिड 19 सेंचुरी आते आते तक तो ब्रिटिशर्स को 100 साल हो चुके थे, और इन 100 सालों में वो इतने अत्याचार, इतनी एट्रोसिटीज़, इतनी मिसगवर्नेंस इंडिया में कर चुके थे कि हर व्यक्ति, वो सोसाइटी के किसी भी स्ट्राटा से बिलोंग करता हो, भले वो किंग हो, भले वो ज़मींदार हो, कॉमन पीजेंट्स हो, मतलब एक बिग लैंडलॉर्ड हो या ज़मींदार हो, हर व्यक्ति अंग्रेजों से परेशान था। इवन जो लोग ब्रिटिश एम्पायर के लिए काम करते थे, उनके लिए जो नौकरी करते थे, वो लोग भी ब्रिटिशर्स से बहुत परेशान थे। ठीक है। तो जो सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस थे उनके डिफरेंट रीजंस थे, अलग अलग रीज़न थे कि भाई कोई ब्रिटिशर्स इसलिए परेशान है क्योंकि ब्रिटिशर्स उन्हें ट्रेड नहीं करने दे रहे, पीजेंट्स इसलिए परेशान है क्योंकि वो उनसे एक्सेसिव अमाउंट में टैक्स ले रहे हैं, किंग इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें ऑटोनॉमी नहीं दे रहे। मतलब एवरीबडी वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रिटिश रूल। चलो, जो रूलर्स थे, मतलब जो हमारे राजा महाराजा थे, वो बहुत अनहैप्पी थे ब्रिटिश रूल से, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनकी टेरिटरी को एनेक्स करते जाते थे, धीरे 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 करके उनकी पूरी टेरिटरी पे कंट्रोल जमाने लग जाते थे। ज़मींदार इसलिए दुखी थे क्योंकि वो लॉस कर चुके थे अपनी पावर को। जो उनकी ज़मींदारी राइट्स होते थे, जो ज़मींदार थे वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनके जो ज़मींदारी राइट्स होते थे वो उनसे छीन लिए गए थे। तो नॉवल मैन इसलिए परेशान थे कि भाई हम ज़मींदार हुआ करते थे, हम तो अलगदार हुआ करते थे, अब हमसे ये राइट भी अंग्रेज़ों ने छीन लिया है। और नेक्स्ट है जो एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू सिस्टम था, जो अंग्रेज लगान हम इंडियंस की पीजेंट्स के ऊपर लगाते थे, वो सिस्टम इतना ख़राब था कि धीरे धीरे करके उसने हमारे पीजेंट्स को पॉपुलराइज कर दिया। पॉपुलराइज कर दिया मतलब भिखारी बनाकर छोड़ दिया। जो एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू सिस्टम था उसने पीजेंट्स को पॉपुलराइज कर दिया, मतलब धीरे धीरे गरीब भिखारी बना के छोड़ दिया। बेटा फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था, एक रिजर्व फॉरेस्ट था और एक विलेज फॉरेस्ट था। जो अच्छा खासा फॉरेस्ट था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे काम की होती थी,
उसमें तो बेचारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ की एंट्री को भी बैन कर दिया, उन्हें विलेज फॉरेस्ट दे दिया जहाँ पर बहुत कुछ उन्हें उनके काम का मिल नहीं पाता था। तो बेचारे ट्राइबल कम्युनिटी की तो लाइवलीहुड छिन गई। जो क्राफ्ट्स पर्सन थे उनसे भी उनकी जीविका का साधन, उनसे उनकी लाइवलीहुड को छीन लिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी थी कि वो उनके ब्रिटिश बने प्रोडक्ट्स के लिए कोई कंपटीशन इंडिया में चाहती ही नहीं थी। वो चाहते थे कि इंडिया में सिर्फ फॉरेन प्रोडक्ट्स बिके। हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री थी, जो हमारे क्राफ्ट पर्सन थे, वो धीरे धीरे करके कहीं और शिफ्ट करना चालू कर जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न प्रोडक्ट्स के साथ जो कंपटीशन था उसको ज़्यादा दिन तक झेल नहीं पाते हैं। अब जो सबसे बड़े परेशान थे वो थे सिपाही, जिनका जिक्र मैंने पहले नहीं किया। मैंने पीजेंट्स बोल दिया, ट्रेडर बोल दिया, पर बेटा सबसे ज़्यादा परेशान थे सिपाही, क्योंकि उन्हें काम तो उतना ही दिया जाता था जितना दूसरे सिपाहियों को दिया जाता था, पर उन्हें ट्रीटमेंट बहुत अनफेयर मिलता था। जो ब्रिटिश ऑफिसर होते थे वो हम इंडियन सोल्जर्स को प्रॉपर एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते थे। तो राजा रानी परेशान है, जमींदार नॉवलमैन परेशान है, इवन सिपाही भी परेशान है। तो ये जो गुस्सा था, ये जो अनरेस्ट था, है ना, दिस एंगर एंड अनरेस्ट रिजल्टेड इन प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट। और इसी एंगर की वजह से, इसी एंगर की वजह से, इसी परेशानियों की वजह से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रिवोल्ट्स किए। बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए 1757 से लेकर के 1856 तक हमारी पूरी कंट्री में बहुत सारे रिवोल्ट हुए। यहाँ पर रिवोल्ट की एक लिस्ट है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। तो जो पहली अपराइजिंग बेटा हम पढ़ेंगे वो होगी पोलीगर अपराइजिंग। इसका कारण क्या था? डिस्पोजेशन ऑफ लैंड, अंग्रेज हमारी ज़मीनों को ले रहे थे। किस रीजन में हुआ? तमिलनाडु में हुआ। लीडर कौन थे? अब लीडर के नाम पढ़ेंगे हम। तो पहले लीडर हैं बेटा मरुदु पांड्यन और कोट बोमन, मरुदु पांड्यन और कोट बोमन। नेक्स्ट हैं पाइचे राजा। तो बेटा मारुदु पांड्यन, कोट बोमन और पाइचे राजा, ये 3 लीडर थे। रीज़न था तमिलनाडु, कारण था डिस्पोजिशन ऑफ लैंड, और अपराइजिंग का नाम क्या था? पोलीगर अपराइजिंग। फिर से पोलीगर अपराइजिंग, रीज़न डिस्पोजिशन ऑफ लैंड, रीजन तमिलनाडु, मारुदु पांड्यन, कोट बोमन और पाइचे राजा। इसके बाद हुई कित्तूर अपराइजिंग। इसमें भी यही हो रहा था कि अंग्रेज़ हमारी ज़मीनों को ले रहे थे। ये कहाँ पर हुई? कर्नाटका में हुई। और बेटा कौन ज़मींदार थे? लोकल ज़मींदार। जो लोकल ज़मींदार थे कर्नाटका के, उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा था। इस वजह से क्या हुई? कित्तूर अपराइजिंग हुई। क्या हुई बेटा? कित्तूर अपराइजिंग। नेक्स्ट है बेटा चुआड़ रिवोल्यूशन है वैसे तो ये, पर चुआर पढ़ लो आप, चुआर रिवोल्ट, ठीक है। चुआर रिवोल्ट ये क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज बहुत हाई रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे। कहाँ पर हुआ था बेटा? ये बंगाल और बिहार में हुआ था। और किसने किया था? किसानों ने, पीजेंट्स ने किया था बंगाल एंड बिहार में एक रिवोल्ट जिसका नाम था चुआर रिवोल्ट। और ये क्यों किया था? हाई रेवेन्यू डिमांड के अगेंस्ट में। इसके बाद है मोपला अपराइजिंग। ये क्यों हुई थी बेटा? क्योंकि जो ज़मींदार थे और जो मनी लैंडर्स थे उसके टुवर्ड्स लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मतलब ये जो ज़मींदार थे, ये जो मनी लैंडर्स थे, ये लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। लोगों का बहुत ज़्यादा असंतोष, बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा था, गुस्सा देखने को मिल रहा था ज़मींदार्स और मनी लैंडर्स के खिलाफ। कहाँ पर हुआ बेटा? ये मालाबार में हुआ। और करने वाले कौन थे? किसान ही थे। फिर हम लोग पढ़ेंगे भील रिबेलियन के कारण बहुत सारे थे। पहला तो ये उन्हें उनकी ज़मीनों से निकाला जा रहा था, ठीक है। दूसरा, उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि आप कैश क्रॉप को ग्रो करो, जैसे इंडिगो, पॉपी, जूट तो आप सबको पता है जिससे बोरे वगैरह बनाए जाते हैं। पॉपी बोले तो अफीम, है ना, और इंडिगो बोले तो नील। इन सब की खेती उनसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, है ना।
उनकी ज़मीनें ले ली गई। उनसे बोला जा रहा है कि आप भैया फूड क्रॉप ग्रो ना करो, कैश क्रॉप ग्रो करो, आप इंडिगो उगा दो। अब इंडिगो नील हमने ग्रो कर भी ली तो क्या हम हमारे बच्चों को नील खिला सकते हैं, पॉपी खिला सकते हैं, जूट खिला सकते हैं? नहीं। तो हमारे किसान चाहते थे कि भाई हम फूड क्रॉप्स ग्रो करें, कि भाई हमारे बच्चों को खाना तो मिल पाए। और जो मनी लैंडर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो भील रिबेलियन भी इसलिए हुआ कि मनी लैंडर्स बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे किसानों को। हुआ कहाँ? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। भील रिबेलियन कहाँ हुआ बेटा? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और करने वाले कौन थे? भील्स थे। फिर कोल रिबेलियन हुआ, उसका भी एक कॉमन कारण तो था, डिस्पोजिशन ऑफ लैंड, फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी थी। यहाँ पे भी इंडिगो, पॉपी, जूट ग्रो कराया जा रहा था, मनी लैंडर एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो कोल रिबेलियन हुआ। कोल रिबेलियन कहाँ हुआ बेटा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया। किसने? कोल्स लोगों ने। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है कोल्स। इसके बाद हम संथाल रिबेलियन को पढ़ेंगे। संथाल भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो बंगाल और बिहार में रहती है। संथाल कहाँ कहाँ पर मिलेंगे आपको? बिहार और बंगाल में। इनसे भी सेम मनी लैंडर इन्हें परेशान करते थे, कैश क्रॉप इनसे ग्रो कराने का बोलते थे अंग्रेज कि भाई आप तो कैश क्रॉप ही ग्रो करो। इनकी ज़मीनों को और ले लिया था। नेक्स्ट है सिपॉय म्यूटनी। सिपॉय म्यूटनी क्यों हुई थी? क्योंकि हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता था। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? वेल्लोर में हुई। और किसने की? सिपाहियों ने की। फिर बहावी मूवमेंट हुआ। क्या हुआ? बहावी मूवमेंट। और बहावी मूवमेंट क्यों हुआ? क्या कारण था? ब्रिटिश रूल कंसीडर्ड अनहोली, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल को अनहोली समझते थे। अनहोली का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब अपवित्र समझते थे। कहाँ कहाँ हुआ? ये हुआ बरेली में, बिहार में और बंगाल में। करने वाले कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। जो बेटा हमने अभी तक जितने भी रिवोल्ट पढ़े ना, ये सारे रिवोल्ट लोकल थे और इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, और अगर इम्पैक्ट था तो लिमिटेड एरिया में था। द ब्रिटिश क्वेल्ड दीज रिबेलियंस विदाउट मच डिफ़िकल्टी। ब्रिटिशर्स इन सारे रिबेलियंस को सप्रेस करते जा रहे थे, क्योंकि बहुत मैसिव लेवल पे नहीं हो रहे थे, बहुत छोटे लेवल पे ये हो रहे थे। बेटा क्वेल्ड का मतलब होता है काबू पा लेना, तो जल्दी ही इन्हें सप्रेस कर दे रहे थे अंग्रेज। मतलब उनके पास तो पूरा वेपन्स, मशीनरी सब सब थी और बहुत छोटे लेवल पे ही हो रहे थे। अब हम पढ़ेंगे भाई कि जो अपराइजिंग 1857 में हुई उसके कॉजेस क्या थे, क्या कारण थे। दीज प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट्स कल्मिनेटेड इन द अपराइजिंग ऑफ 1857। जो इतने सारे अभी तक प्रोटेस्ट पढ़े, रिवोल्ट्स पढ़े, इन सब का इकट्ठा होना या इन सब का कल्मिनेशन ही क्या था? अपराइजिंग ऑफ 1857। मतलब जो हम लोग इतना परेशान थे, अब तक सब झेलते आ रहे थे, अब ऐसे कि बलून फटने वाला है वो वाली सिचुएशन आ गई थी, और इसी वजह से होती है अपराइजिंग। कब की? 1857 की। पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटे इकोनॉमिक कॉजेस। आर्थिक कारण क्या थे रिलेटेड टू मनी? जो ब्रिटिश रूल था वो एक्सप्लॉइट कर रहा था लोगों को, इंडियन पीपल को, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से। हमारे जो प्रॉपर्टी थी, हमारी जो संपत्ति थी, हमारा जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड था, उसको निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था ब्रिटिश रूल। दिस कॉज डिसकंटेंट अमंग इंडियन। और बेटा यही कारण था कि हम इंडियंस ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा असंतोष व्यक्त कर रहे थे, परेशान थे। कंटेनमेंट का मतलब होता है कि भाई संतोष है, हम सेटिस्फाइड हैं। एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग हमें आ रही थी टुवर्ड्स ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़, क्योंकि वो थी ही ऐसी कि हम इंडियंस का लॉस ही लॉस था और उनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। तो जितने भी सेक्शन थे सोसाइटी के, सब कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव फील करने लगे थे टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। और सबकी परेशानियों का कारण अब हम जानेंगे। बेटा जो बेचारे किसान थे उन्हें इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू, इतना ज़्यादा लगान देना पड़ता था कि वो बेचारे परेशान हो जाते कि भाई जितनी तो इनकम नहीं उतना हमें पे करना पड़ता, हमारे प्रॉफिट मार्जिन तो धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं। पीजेंट्स वर एक्सपेक्टेड, अंग्रेज पीजेंट्स एक्सपेक्ट करते थे कि अनरीजनेबली हाई लैंड रेवेन्यू पे करेंगे। जो रेवेन्यू पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और कोई रिलैक्सेशन अलाउ नहीं करती थी। आपकी क्रॉप हुई हो नहीं हुई हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, नो, आपको टैक्स तो देना ही है। प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा पार्ट अंग्रेज ले जाते थे एज रेवेन्यू। ठीक है, अगर ईल्ड गुड नहीं हुई हो, अगर किसी साल फसल खराब हो गई हो, तब भी पीजन को फोर्स किया जाता था कि तुम लैंड रेवेन्यू दो।
आज हमारी गवर्नमेंट बेटा इनकम टैक्स लेती है हमसे, है ना? तो कब लेती है? जब हमारी इनकम उतनी होती है। अब इनकम ही नहीं हुई और आप टैक्स ले रहे हो, कितना गलत बात है। किसानों की फसल फेल कर जाए, क्रॉप फेल कर जाए, तब भी उसे टैक्स तो देना ही पड़ता था। और अब आप टैक्स नहीं दोगे तो वो आपकी ज़मीनें ले लेंगे। तो आप टैक्स भरने के लिए मनी लेंडर से उधार पैसा लिया करते थे, अपनी ज़मीनों को मॉर्टगेज गिरवी रखकर। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो जो मनी लैंडर होगा या तो वो आपकी ज़मीनें ले लेगा या ब्रिटिशर्स आपकी ज़मीनें ले लेंगे। ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू मीन द ब्रिटिश कुड ऑल्सो कन्फिस्केट पीजेंट्स लैंड। कन्फिस्केट करने का मतलब होता है जब्त करना। या तो आपका मनी लैंडर आपकी ज़मीनें ले लेगा या आप टैक्स नहीं भरोगे तो ब्रिटिश आपकी ज़मीन ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं तो बेचारा किसान फंसा ही है। लाला साहूकार के पास ज़मीन गिरवी रख दे तो वो ज़मीन ले लेगा, रेवेन्यू पे नहीं करो तो अंग्रेज ज़मीन ले लेंगे। दिस rendered द peasant नॉट ओनली लैंडलेस, और इस वजह से बेचारे किसान लैंडलेस हो गए, उनसे उनकी ज़मीनें छिन गई, उन्हें डेट की मतलब कर्जे की साइकिल में फंसना पड़ा। वो उधार तो ले लेते पर उधार को चुका नहीं पाते, जिस वजह से उनसे ज़मीन ले ली जाती है। अब ज़मीन नहीं है तो क्या कैसे वो अपनी लाइवलीहुड चलाएंगे। बहुत सारे जो किसान थे उन्होंने तो अपनी ज़मीनें दे दी और दूसरी तरफ मूव कर रहे कि भाई अब हम जॉब करेंगे, अब हमें खेती करना ही नहीं है। सेकेंड रीज़न था बेटा, हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स भर भर के ब्रिटिश गुड्स लाने लग गए, है ना। अब हमारे इंडियन गुड्स को जब ब्रिटिश गुड्स के साथ कॉम्पीट करना पड़ा तो वो कर नहीं पाया। जो मशीन मेड गुड्स थे उन्हें इम्पोर्ट किया जाने लगा यूरोप से। इम्पोर्ट कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स, और उसे इंडियन मार्केट में सेल किया जाने लगा। इससे टफ कंपटीशन मिला हमारे हैंडमेड गुड्स को। हमारे इंडियन आर्टिशंस, क्राफ्ट पर्सन बड़े परेशान हो गए इस कंपटीशन की वजह से, क्योंकि जो मशीन मेड गुड्स था उसका मास प्रोडक्शन होता था, है ना। यूरोप में बहुत बड़े नंबर में चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था और उन्हें इंडिया में लेके आया जाता था तो उन पे कोई ड्यूटी भी नहीं लगाई जाती थी, है ना। ब्रिटेन में तो मास प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑलरेडी कम हो जाएगी। फिर जब वो इंडियन बाउंड्री में आ रहा है तब तो उसके ऊपर टैक्स लगाएं तो उसका प्राइस बराबर हो जाए। पर ब्रिटिशर्स तो उन्हें फ्रीली इंडिया में आने देते थे, कोई टैक्स नहीं लगाते थे, इसलिए वो इंडिया में जब आता था तो चीप रहता था। हमारा इंडियन गुड्स उसके सामने महंगा दिखता था, तो भाई लोग क्या खरीदने लग गए? फॉरेन गुड्स। इंडियन बिगेन बाइंग दीज फॉरेन मेड गुड्स, और इंडियन फॉरेन मेड गुड्स को बाय करने लगे इन मार्केट फॉर हैंडमेड प्रोडक्ट्स। और जो आर्टिशन, क्राफ्ट पर्सन जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना रहे थे उनका मार्केट धीरे धीरे करके डिक्लाइन करने लग गया, कम हो गया। जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी सफ़र करने लग गई, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी। अच्छा, एक बहुत बड़ा लॉस इस फॉर्म में भी हमने देखा बेटा। देखो, जो पहले के राजे महाराजे होते थे उनके कोर्ट में म्यूजिशियंस, पेंटर्स, राइटर्स, पोएट ये रहते थे, और जो किंग होता था वो उनसे कहता था आप अपने मास्टरपीस पे काम करो, आपकी लाइवलीहुड हम इंश्योर करेंगे, आपकी फैमिली का भरण पोषण हम करेंगे। अब जब राजे रजवाड़े ही नहीं रहेंगे, किंग ही नहीं रहेंगे, तो उनका रॉयल पैट्रोनेज खत्म हो जाएगा बेचारे पेंटर्स का, सिंगर्स का, डांसर्स का, म्यूजिशियन का। तो अब उन्हें भी तकलीफ उठानी पड़ेगी, उन्हें भी परेशान होना पड़ेगा। जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें रिप्लेस कर दिया ओल्ड रूलिंग क्लासेस को। जो लोग थे जो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते थे बाय फॉलोइंग रिलीजियस और कल्चरल प्रोफेशंस, जिनका रिलीजियस प्रोफेशन था, कल्चरल प्रोफेशन था, जैसे प्रीस्ट। हम बोलते हैं ना कि एक ब्राह्मण हमेशा कोर्ट में रहा करता था जो किंग को एडवाइस दिया करता था और बहुत सारी पूजा वगैरह उसकी करवाया करता था, सेक्रीफाइसेस करवाया करता था। तो उस प्रीस्ट की लाइवलीहुड छिन जाएगी। जो पोएट, जो म्यूजिशियंस थे, इन सब की लाइवलीहुड का लॉस हो जाएगा क्योंकि रॉयल पैट्रोनेज ही ख़त्म हो जाएगा। अब राजा के पास खुद ताकत नहीं रही, खुद उसके पैसे के वांदे पड़े हुए हैं, उसे पैसा नहीं मिल रहा, वो बेचारे पोएट म्यूजिशियंस को कहाँ से देगा। अब बेटा हम पॉलिटिकल कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, राजनीतिक कारणों को डिस्कस करेंगे। तो बेटा ब्रिटिशर्स रूलिंग क्लासेस को भी बहुत परेशान कर रहे थे। ब्रिटिशर्स एक के बाद एक टेरिटरी को एनेक्स करते जा रहे थे, है ना। तो जो रूलिंग क्लास थी उसे भी डिस्प्लेस होना पड़ रहा था। जब आप आज तक राजा थे, अब आपकी किंगडम है ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने ले लिया, तो भाई आपकी भी पावर, आपकी मनी सब खत्म। तो जो रूलिंग क्लासेस थी उन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स एनेक्सेशन कर रहे थे, एक के बाद एक टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले रहे थे। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट पूरी कंट्री में था।
बहुत सारे राजा महाराजे बड़े परेशान थे यार कि अंग्रेज हमें भी नहीं छोड़ रहे हैं, हमारा भी राजपाट छीन ले रहे हैं। उसके बाद बेटा सेकेंड पॉइंट जो पॉलिटिकल कॉज का है वो है कि जो मुगल डायनेस्टी थी वो अब वाइप्ड आउट होगी। जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह टू, उन्हें ऑर्डर दे दिया गया था कि भाई तुम भी अब लाल किले को खाली कर दो, रेड फोर्ट को खाली कर दो और जाके दिल्ली के आउटस्कर्ट में कुतुब एरिया में जाके शिफ्ट हो जाओ। देखो बाद में 1857 का रिवोल्ट होगा, वो एक बात अलग है कि बहादुर शाह उसमें लीडरशिप लेंगे, वो एक अलग मैटर है। पर वो लीडरशिप लेते उसके पहले ही बहादुर शाह को ये ऑर्डर मिल चुका था कि आप आखिरी राजा होंगे, आपके बाद हम किसी राजा को रिकॉग्निशन नहीं देंगे। दूसरी बात, आप इस लाल किले रेड फोर्ट को खाली करें, आउटस्कर्ट दिल्ली के कुतुब एरिया में जाकर रहें, अब आपका रेड फोर्ट नहीं है। हिज नेम वॉज ऑल्सो स्ट्रक ऑफ द क्वाइंस, और क्वाइन के ऊपर जो बहादुर शाह टू का नाम था उसे भी हटवा दिया गया। मतलब अब अंग्रेज अपने हिसाब से क्वाइन को मिंट कराने लग गए थे। थर्ड रीज़न था, वो जितने भी रूलर थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को साइन किया था वो तो कठपुतली बनकर रह गए थे, पपेट्स बन के रह गए थे। किनके हाथों में पपेट्स बन के रह गए थे? अंग्रेजों के हाथों में। उनकी जो आर्मीज थी उसे डिसबैंड कर दिया गया था, उनकी इंडिपेंडेंस पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। बहुत सारी जो किंगडम्स थी उन्हें तो लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स कर लिया था। क्या बहाना दे करके, क्या साइड करके कि भाई आपकी टेरिटरी में मिस रूल हो रहा है, मिस गवर्नेंस हो रही है, इनकॉम्पिटेंस है, ये सारे रीज़न दे करके उसने टेरिटरी को एनेक्स कर लिया। एक पर्टिकुलर जो केस था मिस रूल का, मिस गवर्नेंस का, वो था केस ऑफ अवध। इसको अभी हम पढ़ेंगे। अब बेटा फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पेशवा बाजीराव टू ने एक बेटे को अडॉप्ट किया था, गोद लिया था, उसका नाम था नाना साहेब। ठीक है। अब पेशवा बाजीराव जब तक जिंदा रहे, जब तक तो ब्रिटिशर्स उन्हें पेंशन देते रहे, पर जैसे ही पेशवा बाजीराव टू की डेथ होती है तो अंग्रेजों ने मना कर दिया कि अब हम नाना साहब को फर्दर कोई पेंशन नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? क्योंकि नाना साहब एडॉप्टेड सन है, गोद लिए बच्चे। अभी पेंशन का केस तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा तो ध्यान से सुनो। अंग्रेज जब किसी भी किंग की टेरिटरी को अक्वायर करते तो उसके साथ डील साइन कर लेते, भाई तुम ज़्यादा अब इंटरफेयर यहाँ नहीं करो, तुम चुपचाप पेंशन लो और घर बैठो और ये पेंशन हम तुम्हें देते रहेंगे। तो बेटा नाना साहब के पास तो ऑफिशियल कोई टेरिटरी है नहीं रूल करने के लिए, कोई लाइवलीहुड का जरिया नहीं है, तो वो तो किस पे डिपेंड करेंगे? उस पेंशन पे जो उनके पापा को मिल रही थी। पर अंग्रेज इतने शातिर, इतने चालाक, इतने चंट थे कि उन्होंने क्या कहा, भाई हम आपके पापा को दे रहे थे पर आपको नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप अडॉप्टेड सन हो, गोद लिए बच्चे हो। तो नाना साहब ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इसके लिए और रिवोल्ट भी किया अंग्रेजों के अगेंस्ट में। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसने भी बहुत सारे किंगडम्स को अफेक्ट किया। कुछ किंगडम्स जिन्हें अपने आप को ब्रिटिशर्स के हाथों चलना पड़ा, वो किंगडम्स थी, मतलब कुछ किंगडम्स को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और वो किंगडम्स थी जो अंग्रेजों के हाथों में चली गई। सतारा कब गई? 1848। सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। रानी लक्ष्मीबाई ने अपराइजिंग की, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी अपने झांसी को अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसको देना पड़ रहा था? अंग्रेजों को। तो बेटा ये देखो कितने बेचारे से दिख रहे हैं बहादुर शाह टू, और ये हमारे नाना साहब, और ये हमारी झांसी की रानी। अब हम पढ़ेंगे बेटा अवध को, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स किया अवध को 1856 में। जो अवध के लोग थे उन्हें बीट्रेड फील हो रहा था, है ना, उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी। पीपल ऑफ अवध फेल्ट बीट्रेड, उन्हें लग रहा था भाई हमारे साथ तो छल हुआ है, कपट हुआ है, ब्रिटिशर्स ने हमारे नवाब को भी छला है और हमें भी छला है, मतलब हमारे साथ चीटिंग की है। ब्रिटिशर से ये बिल्कुल नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे भाई? उन्हें ऐसा लगता था कि जो हमारे नवाब हैं उनको ब्रिटिशर्स ने ठग लिया है।
बिकॉज द नवाब ऑफ अवध हैड ऑलवेज बीन लॉयल टू द ब्रिटिश, और क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था भाई हमारे नवाब ने तो कभी भी ब्रिटिशर्स की हुक्म की वो भी नहीं की, कि नाफरमानी नहीं की, हमेशा ब्रिटिशर्स के जो रूल होते थे रेगुलेशन थे उनको फॉलो किया, उनके टुवर्ड्स लॉयल रहे। तो जो लोग थे अवध के, वो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी इनसेंसिटिविटी से थोड़े से हर्ट थे कि भाई मेरा राजा तो सब कुछ वो कर रहा है ना जो आप कह रहे हो, फिर भी आप मेरे राजा की टेरिटरी को क्या कर रहे हो, एनेक्स कर रहे हो। तो ये बातें अवध के लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, अपने आप को छला हुआ ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और बेटा ब्रिटिश आर्मी में मोस्ट ऑफ द सिपाही जो थे वो कहाँ से आते थे, अवध से आते थे, है ना। द सिपाही सिंस मोस्ट ऑफ सिपाही इन द ब्रिटिश आर्मी वर रिक्रूटेड फ्रॉम अवध और नियर बाई एरियाज। तो सिपाही भी गुस्से में थे कि भाई हमारे राजा के साथ इन्होंने धोखा कर दिया है। अब बेटा सोशल कॉजेस को हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 से। Students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. One more thing, अगर आपको लगता है मैम ऐसे बताओ, ऐसे नहीं बताओ, आपने ये अच्छे से नहीं बताया, आपको ये और एलोबरेट करना था, तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल वर्क ऑन इट।